नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या जो आप टेलीग्राम में जाकर वहाँ पर संस्कृत अड्डा नाम से हमारे चैनल को सर्च कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा, तो वहाँ पर अभी तक की जितनी PDF है वो सभी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, केवल कागज़ पेंसिल जांचों के द्वारा आंकलन, तो ये किस प्रकार का आंकलन कहलाता है? ऑप्शन हमारे समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, सकल आंकलन को बढ़ावा देता है या आंकलन को सीमित कर देता है। तो ये जो केवल कागज़ और जो पेंसिल के द्वारा जो आंकलन होगा कि मूल्यांकन होगा, तो ये क्या करेगा? तो ये आंकलन को सीमित कर देता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सीमित कर देता है। नेक्स्ट है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? अगर माध्यमिक विद्यालय कक्षा में शिक्षिका के पास एक जहाँ बधिर बच्चा है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? ऑप्शन हमारे उसके प्रति संकेत करें जिससे वह बच्चा बार बार भी नहीं जा कर पा रहा है, या बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाएं ताकि वह फिर के अंदर में प्रवेश ले, या विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावक से बात करे तथा बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे, या वह बच्चे को उस स्थान पर बैठा दे जहाँ से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। तो अगर क्लास में कोई एक जो है बधिर बच्चा है तो शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह बच्चे को ऐसे स्थान पर बैठा दे जहाँ से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगर कोई बच्चा बधिर है, अगर वो पीछे क्लास में बैठा हुआ है तो वहाँ पर जो उसको टीचर की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगी और ना ही वह अपने हाव भाव को व्यक्त कर पाएगा। तो इसलिए जो है एक शिक्षक को अगर कोई इस प्रकार का जो बच्चा है उसको जो कक्षा में ऐसी जगह पर बिठाना चाहिए जहाँ से वह शिक्षिका को स्पष्ट रूप से देख सकता है और उसके जो हाव भाव है उन्हें जान सके। नेक्स्ट है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो ये जो एक शिक्षक होता है वह इस समाज के जो वंचित वर्ग है उसके बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार के जो प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है? ऑप्शन हमारे उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल ना करें, अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपने शिक्षण कौशल को अपनाकर, या उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। नेक्स्ट है, अधिगम निरोग्यता वाले बच्चे। तो ये जो अधिगम निरोग्यता वाले बच्चे होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हमारे, ये कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि उपलब्धि कम होती है, यह बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो अधिगम में जो निर्योग्य बच्चे होंगे ये किस प्रकार के होते हैं? तो ये अधिगम के जो है कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो शिक्षक जो है बच्चों को किस प्रकार के सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है? ऑप्शन है हमारे, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, उनसे प्रत्यसमण आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, या उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो जो एक शिक्षक है ये बच्चों को के जो सृजनात्मक विचार है उन्हें उनके विचारों के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है? तो ये जो है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर जो उनको प्रोत्साहित कर सकता है। एक कक्षा में अगर छात्र को जो है कोई कार्य दिया गया है और उसे जो उन्हें अलग अलग तरीक़ों से करने के लिए कहा जाए तो इससे जो बच्चे में सृजनात्मक जो बुद्धि है उसका
विकास होता है। तो अगर शिक्षक को बच्चे के सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित करना है तो उन्हें समस्या समाधान के लिए जो विभिन्न तरीके हैं, अलग अलग तरीके से सोचने के लिए कहना होगा। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि के आशय हैं। तो अधिगम केंद्रित विधि के आशय कौन से हैं? ऑप्शन हमारे कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां हैं, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता होता है, या वह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो अधिगमकर्ता ये केंद्रित विधि का आशय कौन सा होगा? तो ये होगा कि वह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। अगर कोई छात्र है, कोई विषय को सीख रहा है, तो उसकी जो केंद्रित विधि है उसका आशय क्या होगा कि वह विधियां जहां अधिगम में जो अधिगम करता है, कोई सीखने वाला व्यक्ति है, उसकी अपनी पहल और उनके जो प्रयास है ये उसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो एक सीखने के लिए इनमें से कौन सा कारक प्रमुख है? ऑप्शन हमारे अनुबंधन के द्वारा, रटकर याद करना, अनुकरण या अर्थ का निर्माण करना। तो एक जो विद्यार्थी है, छात्र है, उसके लिए इनमें से क्या प्रमुख हो जाता है कि वह अर्थ निर्माण करके सीखे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। नेक्स्ट है पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन हमारे शिक्षक के द्वारा निभाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्वर्णन किया जाता है या शिक्षार्थी के द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो जो जीन पियाजे जो ये मनोवैज्ञानिक है और जो वाइगोत्स्की ये मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार जो एक रचनात्मक जो कक्षा कक्ष होता है उसमें अधिगम किस प्रकार का होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के द्वारा वे स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, तो उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या कहेंगे? अगर एक कक्षा में अलग अलग शैलियों की वेशभूषा के संस्कृतियों के बच्चे हैं, तो अगर आपको उनका आकलन करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन हमारे विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे, समान अनुदेश देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। कार्यों और परीक्षणों के एक समान सेट देंगे। तो अगर आपकी कक्षा में अलग अलग शैली के बच्चे हैं तो आप आकलन करने के लिए उन्हें क्या करेंगे? तो उन्हें जो है विविध कार्य और परीक्षण देंगे। अगर अलग अलग शैलियों के बच्चे हैं तो उन्हें जो है अलग अलग प्रकार के कार्य और उनको जो है परीक्षण देंगे। नेक्स्ट है आजकल बच्चों की जो गलत धारणाएं हैं उनको वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे क्या कहा जा सकता है? आजकल जो बच्चों की ये गलत धारणाएं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, ये क्या कहा जा सकता है? ऑप्शन हमारे बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना, बच्चों को उनकी सोच में प्रौढ़ के समान मानना, बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच करोड़ों से भिन्न होती है। तो उनकी जो सोच है ये करोड़ों से अलग होती है। तो अगर बच्चे की जो गलत धारणा है उनको वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, तो इसे क्या कहा जा सकता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच करोड़ों से अलग होती है। जो एक बच्चा होता है उसकी सोच और जो एक प्रौढ़ व्यक्ति है उसकी सोच में अंतर होता है। जो बच्चा है ये सोचता है कि मैं प्रौढ़ के समान हूँ, लेकिन उनके अंदर जो है उतनी बुद्धि विकसित नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच करोड़ों से भिन्न होती है, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की जो कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करेगा? ऑप्शन हमारे
चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, बहुपरिप्रेक्ष्यों को निर्मित या निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो एक जो ये माध्यमिक विद्यालय है इसका कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा होगा? तो ये होगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। अगर छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा कराएंगे, उनमें आपस में जो वार्तालाप कराएंगे, तो इससे जो है एक नई जो है खोज जो है वार्ता निकल के आती है और बच्चों की जो सृजनात्मकता है उसका विकास होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो जो अभिप्रेरणा है और अधिगम, इनके बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन हमारे अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हों और बाहरी कारणों से प्रेरित हों। अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती और अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। तो यहाँ पर जो है अभिप्रेरणा और जो अधिगम है इनके बारे में बताया गया है कि इनमें से कौन सा सही है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। तो अधिगम केवल तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थियों के भीतर प्रेरणा हो और सीखने की उनकी इच्छा हो। अगर एक विद्यार्थी की जो किसी काम के लिए इच्छा नहीं है और उसके जो प्रेरणा भी नहीं उसे मिली हुई है, तो वह किसी काम को नहीं सीख सकता। अगर किसी बच्चे की किसी काम को करने की इच्छा है तो वो उस काम को लगन के साथ करेगा और जल्दी सीख लेगा। नेक्स्ट है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? तो सीखने के बारे में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन हमारा, सीखना कौशलों के संचय के समान है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो सीखने के बारे में इनमें से कौन सा एक सत्य है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, सीखने को जो सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? तो इनमें से कौन सी गतिविधि क्रियाकलाप है जो बच्चों को सीखने के लिए जो है सक्षम बनाएगी? ऑप्शन हमारे व्याख्यान, निर्देश, पुरस्कार या संवाद। तो कौन सी गतिविधि है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, संवाद। आपस में वार्तालाप करना जो है एक ये महत्वपूर्ण गतिविधि है जो सीखने के लिए बच्चों को सक्षम बनाती है। अगर उनके बीच जो प्रतियोगिता होगी, आपस में वार्तालाप होगा, संवाद होगा, तो इससे जो बच्चे जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो विकास के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन हमारे, विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न होता है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर, या विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। तो इनमें से कौन सा जो है सही आंसर है? तो विकास के बारे में राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, विकास जो है ये अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग गति से होता है। नेक्स्ट है, मध्य बचपन अवधि कौन सी है? तो जो अवस्थाएं होती हैं शैशव, बाल्य, किशोर और युवा, तो इनमें से जो ये मध्य बचपन की जो अवस्था है ये कौन सी होती है? ऑप्शन हमारे 2 से 6 वर्ष की, 6 से 11 वर्ष की, 10 वर्ष के बाद, या जन्म से 2 वर्ष की। तो जो शैशव अवस्था होती है 0 से 5 साल की होती है और जो बाल्यावस्था होती है ये 6 से 12 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर जो मध्य बचपन अवधि जो मानी गई है ये 6 से 11 वर्ष की मानी गई है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में इनमें से कोई निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जो जीन पियाजे जो ये मनोवैज्ञानिक थे, इनके अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी?
ऑप्शन हमारे भौतिक विषयों के साथ अनुभव, अनुकरण, पुनर्बलन या भाषा। तो जीन पियाजे जो मनोवैज्ञानिक है इनके अनुसार जैव विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका होगी? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, भौतिक विषयों के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से क्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो पूर्व से क्रियात्मक काल में आने वाली जो योग्यता है ये कौन सी है? ऑप्शन हमारे लक्ष्य, उद्देश्य, व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन या अमूर्त चिंतन की योग्यता। तो ये जो पूर्व से क्रियात्मक काल है इसमें आने वाली जो संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता ही जो है ये पूर्व से क्रियात्मक काल में आने वाली योग्यता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता? तो किसको जो अलग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन हमारे पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रिया से या उसके संदर्भ से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को किससे अलग नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, उसके सामाजिक संदर्भ से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा एक उदाहरण है जो ये भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाएगा? ऑप्शन हमारे स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, ध्यान देने और दूसरे के अंतर कर सकने की योग्यता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता या शब्दों के अर्थ, क्रम और भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इनमें से कौन सा उदाहरण है जो ये बुद्धिलब्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो राइट आंसर हमारा निम्नलिखित कौन सा एक उदाहरण है जो ये बुद्धिलब्धि व्यक्ति को दर्शाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के जो विविध रूप है, अलग अलग प्रयोग है, उनके प्रति संवेदनशील होना, ये जो भाषिक बुद्धिलब्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।